Audio Jungle। और अब समाचार विस्तार से। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर की ओर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान को एस्कॉर्ट देने जा रही पुलिस जिप्सी की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिससे एक निजी ड्राइवर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं ट्रक चालक हादसे के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान को एस्कॉर्ट देने जा रही पुलिस जिप्सी की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें प्राइवेट ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल मोर्चरी पर हत्या का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। गौरतलब है कि राज्य मंत्री संजीव बलियान शाहपुर इलाके से निकले थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगी पुलिस जिप्सी खराब हो गई। जिप्सी को ठीक करने ड्राइवर दीपक व सिपाही मगन सिंह शाहपुर के लिए जा रहे थे कि इसी बीच इनकी जिप्सी की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें मैकेनिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और सिपाही घायल हो गया। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। ये पुलिस लाइन से जिप्सी में जा रहे थे। कांस्टेबल ड्राइवर मदन सिंह और एक दीपक ड्राइवर है जो प्राइवेट गाड़ी चलाता है, ये जा रहे थे। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, उसमें दीपक की मृत्यु हो गई है। इसको चोट लगी, इसका अपराध उपचार कराया जा रहा है। वो ट्रक है वो मिल गया, ट्रक पकड़ गया है मौके पर। जहां एक और बिहार के अररिया में एक सरकारी अस्पताल सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में एक सरकारी स्कूल भी ऐसा है जो गंदगी के ढेर पर बना हुआ है और देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे इसी गंदगी में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। मगर प्रशासन को तो मानो इससे कोई सरोकार नहीं है, तभी तो बार बार जानकारी देने के बावजूद भी इस और कोई ध्यान तक देने को तैयार नहीं है। स्वामी रामतीर्थ प्राथमिक विद्यालय राठ शहर के ठीक बीचों बीच है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूल के ठीक मेन गेट पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और जल भराव है। यहाँ की प्रधानाध्यापिका ने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए बताया कि लिखित शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इसके बाद जब टीम आगे बढ़ी तो बीच चौराहे पर एक ऐसा कूड़ा घर मिला जो विद्युत विभाग के 2 खुले में रखे ट्रांसफार्मरों के बीचों बीच बना है, जहां आए दिन कोई हादसा होता ही रहता है। यहाँ कूड़े के ढेर में जानवर सड़ने की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चला है। लक्ष्मी, अच्छा आपका खेत कहाँ पड़ जाता है? यहीं पे पड़ता है सर। तो ये कूड़ा डाला जाता है, तो ये नगर पालिका वालों की जगह है क्या? नहीं, जगन्नगर पाल गई कैसे हमारी जगह है। अच्छा आपकी जगह है? हाँ। तो आप मना नहीं करते कूड़ा डालने से? कई बार मना किया। तो क्या कहते हैं? कहते हैं हम जो है अपनी जगह में डाल रहे हैं। अब ये सरकारी रोड पर जगह पे थोड़ी डालेंगे। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। है यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, अन्यथा जो है और भी आदमी है, पानी बरस रहा हो, बच्चन का परेशानी हो रही, दुनिया की राम जो हो रहा हो, कोई देखा था है उनने ले जीसीबी से उनने अलग कर दो, फिर जो को तो कूड़ा पड़ो। हाँ, और ये पूरा नहर में कूड़ा जा रहा है और ये पूरी कवर हो रही है, नहर पुर रही है पूरी तरीके से। अगर खेत में आग लग रही है कोनो में तो खेत बर्बाद हो रहे हैं पूरे, हम तो पूरी तरीके से बर्बाद है। हाँ, ये कूड़ा जलाते होंगे तो आपकी फसल का भी डर है उसका? तो फसल को भी डर है इसे। इन सभी समस्याओं से जुड़े सवालों के जवाब पूछने अधिशासी अभियंता नगर पालिका राठ के पास पहुंचे तो देखा कि सारी मशीनरी शोपीस की तरह खड़ी मिली। अधिकारी ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल की दशा क्या है और अधिकारी अपनी किस तरह से मनमानी चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चे कब तक इसी गंदगी में पड़ने को मजबूर होंगे। भ्रष्टाचारी घूम रहे खुलेआम, सूबे की सियासत में मचा कोहराम। अब तक नहीं हुई यादव सिंह पर कार्रवाई, विरोध में बीजेपी सड़कों पर आई। क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा?
जी हाँ, ये सवाल दरअसल इसलिए है क्योंकि हर किसी की यही चाहत, हर किसी की यही तमन्ना कि एक बार नोएडा गाजियाबाद में तैनाती मिल जाए। अब इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार की खान बन चुका है नोएडा प्राधिकरण, और इस खान में जो भी आया वो कुबेर के खजाने का मालिक बन बैठा। सूबे में किसी की सरकार आए या किसी की सरकार जाए, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी तो खुलेआम घूम रहा है यादव सिंह और अब विरोध में उतरी है बीजेपी। भ्रष्टाचारी घूम रहे खुलेआम, सूबे की सियासत में मचा कोहराम। अब तक नहीं हुई यादव सिंह पर कार्रवाई, विरोध में बीजेपी सड़कों पर आई। क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा? जी हाँ, क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग है नोएडा? दरअसल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर सरकार के नरम रुख से सियासत में भी कोहराम मचा हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग बन चुका है नोएडा? एक के बाद एक घोटाला, एक से बढ़कर एक गड़बड़ झाला। सूरत हाल तो पूरे सूबे का ही एक जैसा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की कारगुजारियां तो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। बेईमानी, खुली लूट और भ्रष्टाचार के इस आलम में नोएडा तो अड्डा बन गया है भ्रष्टाचारियों का। काले धन का किंग यादव सिंह तो आज तक खुलेआम घूम रहा है। यादव सिंह अकेला नहीं, और भी पप्पू हैं जिनकी और भी पटकथाएं हैं। इन सब की रगों में लहू बनकर उतर चुका है भ्रष्टाचार का कैंसर। अब ऑपरेशन की मांग लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। यादव सिंह का प्रकरण खुला है, ना तो मायावती जी बोल रही हैं, ना मायावती जी के विधानमंडल दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ना माननीय मुलायम सिंह यादव, ना शिवपाल जी यादव, ना राम गोपाल जी यादव, ना आजम खां। यादव सिंह के प्रकरण पर चुप है क्योंकि हाथ उनके आंगन तक है, उन्हीं का संरक्षण है। हजारों करोड़ों का घोटाला उन्हीं के संरक्षण में हुआ है, इसीलिए भारतीय वो लोग नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज आंदोलन शुरू किया है इसे अंजाम तक पहुंचाएगी और बिना उसके भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली नहीं। अब दाल रोटी के जुगाड़ में दिन रात काटने वाला आदमी जहां भूख के एहसास और फाकों से भरी जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई की शॉल लपेटे जिंदगी बसर करके गुजर करता है, वहीं इन भ्रष्टाचारियों को कोई भय नहीं, क्योंकि इनके भाग्य में भाग्य रेखा के साथ साथ भ्रष्टाचार की रेखा बना दी है सरकारों ने। तभी तो यादव सिंह ने भी हर सरकार में मलाई मारी है। कई और प्राधिकरण हैं जहां भ्रष्टाचार का राक्षस खूब पनप रहा है। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब कोई नहीं। सरकार भी बात कठोरता की करती है लेकिन कार्रवाई कभी नहीं की। यादव सिंह की हरकतों पर भी हरकत में नहीं आई सरकार। कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार की चार दीवारी में सब चोर हैं और चोर चोर मौसेरे भाई। जिस राजनीतिक दल की आपने चर्चा की वो तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यादव सिंह आज जो हैं इसकी पृष्ठभूमि पे आपको जाना होगा कि यादव सिंह कैसे बने, चाहे वो वर्तमान प्रदेश सरकार हो या इसकी पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार हो, दोनों का एक एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार। बहरहाल क्या गजब है कि नोएडा गाजियाबाद तो कामधेनु की गाय बन गए हैं नौकरशाहों के लिए। खुली लूट के इस खेल में किसी को कोई भय नहीं, न सरकार का न कार्रवाई का, बल्कि हालात की हकीकत तो ये है कि हर किसी की तमन्ना है जीवन में एक बार नोएडा में तैनाती। इसके सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग बन चुका है नोएडा? तो यादव सिंह पर कार्रवाई न करने को लेकर सरकार लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है, तो वहीं सवाल ये भी है कि क्या नोएडा भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्ग बन चुका है? आज संसद के बजट सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार का संकट, विपक्ष के तल्ख तेवर के बीच लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। लोकसभा के विधायी कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहण बिल का जिक्र, पंचायती राज मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल। संसद में विपक्ष का सामना करने के लिए सुबह बनेगी रणनीति। 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री। बिल को पेश करने या टालने पर आखिरी फैसला भी पीएम लेंगे। मंगलवार को बिल पेश किया जाना स्थगित हो सकता है। किसानों के ऐतराज, अन्ना आंदोलन और विपक्ष के तल्ख तेवर के चलते बिल में फेरबदल पर विचार कर रही है सरकार।
एक तरफ लोकसभा में बिल पेश करने की चुनौती तो राज्यसभा में कांग्रेस करेगी भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा की मांग। सुबह 10:15 बजे संसद में कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक, भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी तरेरी आंखें। ममता के सांसद आज किसान विरोधी बिल के खिलाफ 10:30 बजे संसद भवन में प्रदर्शन करेंगे। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी के रुख में बदलाव दिखा था। अनंत कुमार ने कहा किसानों के हित का ध्यान रखा जाएगा। कई किसान संगठन इस भूमि अधिग्रहण के बारे में विषय उठाए हैं, उसका भी हमने पूरा ब्यौरा लिया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा अमित शाह, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, जेपी नड्डा, रामलाल हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण बिल पर टास्क फोर्स और भूमि सुधार परिषद की जल्द होगी बैठक। राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी नेताओं ने बनाई रणनीति। भूमि अधिग्रहण बिल पर गृहमंत्री से मिला किसानों का दस्ता। गृहमंत्री ने कहा किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे। कांग्रेस ने सड़कों पर भी शुरू की भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई। चंडीगढ़ में पवन बंसल की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी पारित किया, उसके बाद पार्लियामेंट में आया, उसमें उन्होंने भी पारित किया। उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। वो जो लोग उनके साथ रहे हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग, उनके हित के लिए वो किसानों का खून चूसने तक आ गए हैं। आज जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ मंच साझा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। अन्ना के धरने का आज दूसरा दिन। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे थे केजरीवाल और सिसोदिया। दिल्ली में आप सरकार के बाद पहली बार हुई मुलाकात। कल हम लोग वहां आएंगे और अरविंद और मैं कल करीब 3 बजे के करीब वहां अन्ना जी के साथ में बैठेंगे, थोड़ी देर धरने पर भी बैठेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर कल जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के आंदोलन का पहला दिन था। धरने को बताया कामयाब। सभा और भी बड़ी, आज से भी बड़ी, क्योंकि अभी जो पलवल में जो पदयात्रा निकली है वो सवेरे पहुंच रही। अन्ना के आंदोलन में करीब 5000 किसान शामिल। अन्ना ने शुक्रवार को पलवल से किसानों को रवाना किया था। अन्ना आंदोलन से जुड़े कई बड़े नाम मेधा पाटकर और अखिल गोगोई भी हुए शामिल। कभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश निकालकर किया है। आज संसद में पेश किया जाएगा भूमि अधिग्रहण बिल। बिल के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ है विपक्ष। जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम पंचायत की मंजूरी जरूरी होगी। सूत्रों के मुताबिक बिल में ये प्रावधान जोड़ेगी सरकार। सबका साथ सबका विकास के नारे को सरकार का मंत्र बताया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा सरकार ने गरीबों के लिए बनी योजनाओं को तवज्जो दी। Inclusive growth, covering the poorest of the poor from the most vulnerable and disadvantaged sections of our society is my government's topmost priority. जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया निराशाजनक। कहा काफी लोग सो रहे थे। पूरा भाषण इतना नीरस था कि कई लोग सो रहे थे। लंबा नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जताई निराशा। कहा सरकार का चुनावी भाषण। बजट सत्र में छुट्टी पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक चुनावी हार का ठीकरा फोड़े जाने से नाराज हैं राहुल। सूत्रों के मुताबिक लाओस में छुट्टी मना रहे हैं राहुल गांधी। आम बजट और रेल बजट में शामिल नहीं होंगे। गांधी जी हमेशा रहते हैं, वो पार्लियामेंट के सत्र के दौरान ही नहीं बल्कि 365 दिन वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए लड़ाई
पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की छुट्टी पर कसा तंज। बाबुल सुप्रियो ने कहा, जब काम होता है तो वो छुट्टी पर होते हैं। अब जब होता है तो राहुल गांधी जी उसी वक्त छुट्टी लेने का निर्णय लेते हैं। अभी इसके बारे में मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी में चर्चा होनी चाहिए। देश में स्वाइन फ्लू का पहला टीका बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार पर फोड़ा। बीमारी की दहशत का ठीकरा। कहा, देर से जागा स्वास्थ्य मंत्रालय। 800-850 लोग अभी तक जा चुके हैं और ज़्यादा जाने की संभावना है, तो सब लोग जागे हो गए। ये तो मतलब वही बात हो गई कि वो आपको प्यास लगी तो आप अभी कुआं खोदने निकले हुए हैं। स्वाइन फ्लू से देश भर में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। मरने वालों की तादाद 833 पहुंची। 797 नए केसेस सामने आए। स्वाइन फ्लू से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10 मौत गुजरात में। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में। गुजरात के स्कूलों में स्वाइन फ्लू से बचाव की कोशिश तेज। अहमदाबाद के स्कूल में बच्चों को बांटे गए मास्क। सूरत के SVNIT कॉलेज में मास्क पहनकर पहुंचे छात्र। कैंपस के 3 छात्रों को स्वाइन फ्लू की खबर से हड़कंप। लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 14 नए मामले सामने आए। मरीजों की तादाद 242 पहुंची। अब तक 6 की मौत। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। 24 घंटे काम करेगी टीम। स्वाइन फ्लू के नोडल सेंटर मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पास स्वाइन फ्लू से बचने का मास्क नहीं। जूनियर डॉक्टरों ने की शिकायत। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए कॉलेज बंद करने की मांग। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू। सबसे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ली शपथ। 2 दिनों तक चलेगा सत्र। आम आदमी पार्टी के रामनिवास गोयल बने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। बिना किसी विरोध के हुए निर्वाचित। वंदना कुमारी निर्विरोध चुनी गई दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर। महिला सुरक्षा पर काम का वादा। नहीं, दिल्ली में महिला सुरक्षा हमारी स्लम बस्तियों को लेके भी है। वहाँ पे उनकी बेसिक जो नीड है उनको लेके है। हमारे गांव वाले साथियों को लेके, दिल्ली में गांवों को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली विधानसभा में मिथिला के पारंपरिक परिधान में पहुंचे खिलाड़ी की ऋतुराज झा। मैथिली में शपथ ग्रहण किया। बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी पर लगाया विपक्ष के अपमान का आरोप। कहा, नेता विपक्ष की मांग नहीं करेगी बीजेपी। विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय में मीडिया के बैन का मामला उठाया। कहा, ये कैसी पारदर्शिता है। 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। बिहार में चुनाव लड़ने पर भी फैसला लिया जा सकता है। 27 फरवरी से साउथ डीएमसी का स्पेशल कैंप। गैर कानूनी निर्माणों को नियमित करने के लिए लगाया जाएगा कैंप। दिल्ली पुलिस ने जासूसी कांड में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी से की पूछताछ। रक्षा मंत्रालय में 4th श्रेणी कर्मचारी है आरोपी। दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है रक्षा मंत्रालय का आरोपी कर्मचारी वीरेंद्र। क्राइम ब्रांच को वीरेंद्र पर भी जासूसी कांड में शामिल होने का शक। जनकपुरी की आईडाटा नाम की कंपनी के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लोकेश ने आईडाटा कंपनी को कुछ सूचनाएं बेची थी। इंफ्रालाइन कंपनी भी क्राइम ब्रांच के रडार पर। इसी कंपनी के लिए काम करता था आरोपी लोकेश। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकती है इंफ्रालाइन कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी। जासूसी कांड में एक नए शख्स की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेजा। पुलिस को लोकेश नाम के शख्स की 5 दिनों की रिमांड मिली।
लोकेश पर शास्त्री भवन में ही ऊर्जा और कोयला मंत्रालयों के दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। दस्तावेजों की चोरी कर निजी कंपनियों में सप्लाई करता था। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले में 6 नए लोग हिरासत में लिए गए। शास्त्री भवन से सभी 6 लोग हिरासत में लिए गए। अब तक पूरे मामले में 20 लोग गिरफ्तार हैं। क्राइम ब्रांच की एक टीम जासूसी के कुछ आरोपियों को लेकर शास्त्री भवन पहुंची और वहां इमारत की 3 अलग अलग मंजिलों पर बने कमरों में ले जाकर आरोपियों से पूछताछ की गई। देखिए, ये एक व्यक्ति है जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे नोटिस में आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर से इसने डॉक्यूमेंट अनऑथराइजली रिमूव करके कुछ लोगों को ये दिया करता था पैसे के लिए। पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा और कोयला मंत्रालय से दस्तावेज चुराकर शांतनु और प्रयास को देता था लोकेश। एक और आरोपी राजीव सिंह की तलाश में पुलिस। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक कर्मचारी की मदद ले रही है पुलिस। दस्तावेज लीक कांड के आरोपी लोकेश 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में। आज खत्म हो रही थी पुलिस की हिरासत। 4 आरोपियों शांतनु, प्रयास, राकेश और लालता को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने आरोपियों से पुलिस पर सादे कागज पर दस्तखत कराने का आरोप पड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील दस्तावेजों तक थी आरोपियों की पहुंच। पीएमओ और संसद में पहले हासिल कर लेते थे डॉक्यूमेंट। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, रामायण की चौपाइयों में छिपा है कई समस्याओं का समाधान। अपमृत्यु नहीं कवनी पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मैं समझता हूं कि हेल्थ के लिए इससे बड़ा हेल्थ सेक्टर के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता है। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसटीएफ को एक हाई प्रोफाइल शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया गया। एमपी हाईकोर्ट ने एसटीएफ से 15 मार्च तक सभी आरोपियों का चालान पेश करने को कहा। अगली सुनवाई 4 मार्च को। व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस ने की सीएम शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग। बाबरी मस्जिद विवाद में फिर बोले हाशिम अंसारी। कहा, अमन शांति से आपस में सुलझाया जाए मसला। बेटे इकबाल अंसारी ने भी मिलाया सुर। कहा, पीएम से भी करेंगे बात। गोविंद पानसरे के बहाने शिवसेना का बीजेपी पर हमला। मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला। सामना ने पानसरे की हत्या को दाभोल कर हत्याकांड से जोड़ा। लिखा, तब भी वही कहानी थी, सरकार बदलने के बाद भी वही कहानी है। दिल्ली में फिर एक्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक। खिराड़ी में विधायक ऋतुराज ने जुए के अड्डे पर रेड मारी। पुलिस वालों को भी सरेआम धमकाया। पुलिस ने मुझसे इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जुआ खाना बंद हो गया है। फिर मुझे जनता ने बताया कि जुआ खाना बंद नहीं हुआ है, इसलिए मैं 1 घंटे से खड़ा था आपके बीच में। ये 23 तारीख की पर्ची है आपके सामने। 23 तारीख इसका मतलब है आज पूरा दिन जुआ खाना चला यहाँ पर। मुंबई के अंधेरी ओशिवरा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी की। अलग अलग बिल्डिंग में भाई बहन और मां बाप की लाश मिली। पुलिस ने बरामद किया बेटी भारती का सुसाइड नोट। एक युवक की छेड़छाड़ से तंग आकर लिखी खुदकुशी की बात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई में कांदिवली ईस्ट के पोईसर इलाके में 1 महीने से बिजली गुल। शॉर्ट सर्किट की वजह से 1 महीने पहले गई थी बिजली। मोमबत्ती में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। हैदराबाद में ऑयल कंपनी आइडियल केमिकल्स की डेटोनेटर मैन्युफैक्चरिंग में ब्लास्ट। 2 लोगों की मौत, 13 घायल। पुलिस के मुताबिक विस्फोटकों को यूनिट से निकालते वक्त हुआ धमाका। तेलंगाना के गृहमंत्री नयानी नरसिम्हा रेड्डी ने लिया घटनास्थल का जायजा।